ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस थर्ड एडिशन रॉबिट, और जो आपकी रेफरेंस बुक होगी सी प्लस प्लस हाउ टू प्रोग्राम। जो आपकी फॉलो बुक है ये मैं आपके साथ सॉफ्ट फॉर्म में शेयर कर लूँगा। असेसमेंट कैसे होगी आपकी, आप लोगों की 4 से 5 असाइनमेंट्स होंगी। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आपके पास इंक्रीज हो सकते हैं अगर लेट्स से मैं अगर आपसे क्विज नहीं लेता। एक आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा, आप लोगों का एक मिड एग्जाम होगा और एक आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा। प्रोजेक्ट की आपके पास गाइडेंस के हैं, आप लोग एक्सप्लोर करोगे ऊप को विद मोर डिटेल। देन आप लोग राइट अप करोगे अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जो कि मिनिमम आपके पास 6 पेजेस की होगी, और लास्ट में आप लोगों की एक फाइनल प्रेजेंटेशन होगी जो कि 10 मिनट्स की होगी। इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं बेसिकली आपकी दो चीज़ों को मॉनिटर करूँगा कि आप लोगों का कोड और आप लोगों की जो स्लाइड जो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की बनाई है उनकी क्वालिटी क्या है। प्रेफरेंस ये है कि आप लोग अलग अलग प्रोजेक्ट करें। अगर लेट से आप लोग ग्रुप में करना चाह रहे हैं तो एक ग्रुप के अंदर मिनिमम 3 मैक्सिमम आपके पास 3 मेंबर होंगे, और जो ग्रुप में प्रोजेक्ट करेंगे उनका स्कोप एज कम्पेयर टू सिंगल वन ज़्यादा होगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। एथिक्स के ड्यूरिंग आवर लाइव सेशन आप लोगों ने अपना सेलफोन यूज़ नहीं करना, और आपके लैपटॉप पे सिर्फ ऊप से रिलेटेड चीज़ें ओपन होनी चाहिए। क्लास टाइम पे स्टार्ट होगी, टाइम पे एंड होगी। आप लोगों की जो असाइनमेंट्स जो आप लोगों को मिलेंगी और आपका जो प्रोजेक्ट इन अपकमिंग आपको लेक्चर में जब असाइन होगा तो आप लोगों ने इसको फ़ौरन स्टार्ट कर लेना है, रादर देन कि आप लोग आखिरी दिन इसको स्टार्ट कर रहे हो और फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। इस चीज़ का ख्याल रख लें, ये चीज़ ना हो। इसके अलावा अगर आपने कोई और चीज़ मुझसे या कोई और क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप लोगों ने मुझे ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन मुझसे कर लेंगे। लेक्चर स्टाइल हमारा क्या होगा, मोस्टली आप लोगों के वीडियोस होंगे। अब आप लोगों ने ड्यूरिंग वीडियो जब आप लोग वॉच कर रहे होगे तो आप लोगों ने नोटबुक और पेंसिल को अपने साथ रखना है, ताकि अगर आप लोगों को वीडियो में कोई चीज़ स्लाइड में समझ नहीं आ रही तो आप सब ने उसको राइट अप कर लेना है, और जब हम लोगों का लाइव सेशन स्टार्ट होगा तो आप लोगों ने मुझसे उन सब चीज़ों को क्लियर करना है। ये आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट्स है। इस असाइनमेंट में आपने क्या करना है कि आप लोगों ने इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 से लेकर कोई भी 2014 के वर्जन तक, डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप किसके लिए ज़्यादा वर्जन के लिए सूटेबल होगा। उसके बाद आप लोगों ने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। इस रिपोर्ट के अंदर आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक बताना है कि किस तरह से आपने इसको कहाँ से डाउनलोड किया, उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन का फर्स्ट स्टेप क्या था। फिर आप लोगों ने इन सब स्टेप्स को स्क्रीन के थ्रू मुझे विजुलाइज भी करवाना है, और हर एक स्क्रीन के नीचे उसकी मुझे डिस्क्रिप्शन बतानी है कि इस स्टेप के अंदर क्या चीज़ हो रही है। और इसकी सबमिशन डेट क्या है आपके पास, नेक्स्ट वीक फर्स्ट जो आप लोगों का लेक्चर होगा उस लेक्चर में आप लोगों ने मुझे सबमिशन करवानी है। और सबमिशन कैसे होगी, आप लोगों ने अपनी CR और GR को अपनी असाइनमेंट्स ईमेल करनी है, और आपका जो CR और GR होगा वो एक जिप फाइल में मुझे ईमेल करेगा। अलग अलग कोई भी मुझे ईमेल नहीं करेगा असाइनमेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने CR के थ्रू मुझे सब असाइनमेंट सबमिट करवानी है। तो हम आज के लेक्चर में चलते हैं। तो बेसिकली इससे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो हम ये देखते हैं कि आपके कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके कोर्स का ये है कि हम फोकस करें कि जो ऊप के जितनी भी कंसेप्ट्स हैं थ्योरेटिकली भी हमें पता होना चाहिए, और उसको प्रैक्टिकली कैसे हमने अप्लाई करने हैं हमें इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। देन अगर हमने किसी सॉफ्टवेयर को एनालाइज करना है तो एनालाइज करते हुए हमने उस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखनी हैं उस चीज़ का हमें पता होना चाहिए।
इसका ऑपोजिट क्या है, अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो कौन कौन सी की थिंग्स होंगी जिनकी बेसिस पे हम इसको डेवलप करेंगे। टुडे स्टडी some common uses of OOP, characteristics of procedural language, problems with procedural language, meaning of the term OOP, basic concept of OOP, class and abstraction। तो बेसिकली OOP के जो आपके पास जो मेन कंसेप्ट हैं वो बेसिकली आपके पास 4 से 5 हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली इन क्लास प्रोसीड्यूर लैंग्वेज A procedure language is a type of computer programming language, specifies a series of well-structured steps and procedure within its programming context to compose a program. It contains a systematic order of statements, functions, and commands to complete a computational task or program। तो बेसिकली आपके पास जो प्रोसीड्यूर लैंग्वेज होती है इसमें वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इसके अंदर जितने भी आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होंगे। इट्स मीन कि अगर लेट से मेरे पास कोई सेकंड स्टेटमेंट है, उस सेकंड स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास कोई वैल्यू रिक्वायर है और वो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करूँगा। तो जब तक मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट से पहले एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि जब तक मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर उसकी वैल्यू नहीं आएगी जो मुझे सेकंड स्टेटमेंट के अंदर रिक्वायर है, तो वो बेसिकली उसको सेकंड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसमें एक ऑर्डर होता है। तो सिस्टमेटिक यानी कि टॉप टू बॉटम इसके अंदर एक ऑर्डर होता है आपके पास। तो इसकी लेट्स अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि एक आपके पास डिसीजन स्टेटमेंट में जिसके अंदर वो ये फाइंड आउट कर रहा है कि अगर नेम इज इक्वल टू सलीना है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो उसको स्टॉप कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रीड इन डाटा। तो बेसिकली डाटा आपके पास या तो हम उसको स्टैटिक भी कर सकते हैं या हम उसको किसी इनपुट वैल्यू के यूजर से इनपुट करवा के भी गेट कर सकते हैं। देन पास डाटा मीन्स कि जब हम अगर उसको यूज़र से कोई वैल्यू गेट कर रहे हैं तो जिस वेरिएबल के अंदर उसको हमने पास करवाना है तो हम उसको पास करेंगे डाटा के अंदर। देन हम उसका कंपेयर करेंगे, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन वो हाई सलीना शो करवा देगा, अदरवाइज वो उसको स्टॉप कर देगा। तो इसमें आपके पास स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। इसी तरह इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। अगर हमारे पास एल्स केस भी इसके साथ हम ऐड कर दें, अगर नेम कंपेयर हो जाएगा देन वो उसको एग्जीक्यूट करेगा से हाई सलीना, अदरवाइज अगर नेम कंपेयर नहीं हो रहा देन वो उसको एग्जीक्यूट करेगा से यू डू नॉट सलीना। तो बेसिकली आपके पास जो प्रीवियस थी उसमें हम सिर्फ इस कंडीशन को देख रहे थे, उसके बाद स्टॉप कर रहे थे। तो ये आपके पास एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें आपके पास ट्रू और फॉल्स वो दोनों चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या होगा कि हम डाटा रीड करेंगे, देन उसको पास करेंगे, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। नाउ कम टू लिमिटेशंस ऑफ प्रोसीड्यूर लैंग्वेज। तो बेसिकली इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से आपके पास OOP इंट्रोड्यूस हो। नॉट एज एफिशिएंट एज हैंड scripted source code written in a low-level language. Poor at handling fuzzy condition as found in artificial intelligence application, unlike declarative language such as Prolog। तो इन दोनों पॉइंट्स में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास सबसे पहले जो इसकी प्रॉब्लम है कि हमें इसके स्टार्ट से लेकर एंड तक कोड को राइट अप करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने दो जगह अगर प्रिंट आउट का स्टेटमेंट फंक्शन यूज़ करना है तो मुझे दोनों जगह पे उसको दोबारा राइट अप करना पड़ेगा, रादर देन उनके अंदर स्टेटमेंट चेंज है लेकिन दोनों को दोबारा राइट अप करना पड़ेगा। यानी कि किसमें मेरे पास रिपीटेशन ऑफ
फंक्शन हम नहीं कर सकते, यानी कि हम एक ही फंक्शन को बार बार कॉल नहीं कर सकते, हमें मल्टीपल टाइम्स उसको राइट अप करना पड़ेगा। फजी कंडीशन मीन्स जो आपके पास आर्टिफिशियल एप्लीकेशंस होती हैं, उन एप्लीकेशन में आपके पास जो ऑटोनोमस आपके पास एप्लीकेशंस हैं, सच एज ऑटोमेटिक व्हीकल ड्राइविंग आपके पास एक है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने आप को जो इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट की बेसिस पे अपने एक्शन को परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ अगर हमें इस किस्म की कोई एप्लीकेशन बनानी है तो हम उसको इस लैंग्वेज में बिल्डअप नहीं कर सकते। जो इसका मेन या बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो बेसिकली आपके पास इसके अंदर द टेंडेंसी फॉर लार्ज प्रोसीड्यूर बेस्ड प्रोग्राम्स टू टर्न इनटू वेंट्रल कोड। इसका मतलब क्या होता है आपके पास कि अगर लेट्स से मेरे पास एक प्रोग्राम है, उसके अंदर पहले मेरे पास 10 फंक्शन थे, फिर 12 हुए, फिर 13 हो गए या 15 हो गए। तो जैसे जैसे आपकी उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी तो इसके अंदर आपके पास मल्टीपल फंक्शन ऐड होते जाएंगे, जो कि कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर जाएगा। जैसा आपका प्रोग्राम लार्ज सिनेरियो की तरफ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट चीज़ें आपके पास मल्टीपल वेज में आ रही हैं। जैसे कि हम सिंपल कैलकुलेटर की एग्जांपल लेते हैं। अगर सिंपल कैलकुलेटर को मैं बताऊँ तो उसके अंदर मेन 4 फंक्शन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर हम इसको कम्प्लेक्स किस तरह से कर सकते हैं, अगर इसके अंदर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के फंक्शन ऐड कर दूँ तो आपके पास तकरीबन 27 फंक्शंस होते हैं साइंटिफिक। तो 27 फंक्शन मुझे बिल्डअप करने पड़ेंगे, तो कम्प्लेक्सिटी आपके पास इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इसकी बिगेस्ट लिमिटेशन है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसके अंदर लार्ज प्रोसेसर जो आपके पास प्रोसीड्यूर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है एक न्यू अपकमिंग डेवलपर के लिए। तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो बेसिकली हम देखते हैं कि अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल दैट इज associated with the concept of class, objects, various other concepts revolving around these concepts के like inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation। तो इसको आगे हम तो एग्जांपल से क्लेरिफाई करेंगे। तो बेसिकली ऊप के जो मेन कंसेप्ट हैं वो 4 हैं। फर्स्ट वन इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पोलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। इसके अलावा जो सब इसके कंसेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास, ऑब्जेक्ट्स, आपके पास ओवरलोडिंग है और आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो टोटल बेसिकली ऊप के आपके पास 7 कंसेप्ट्स हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर। व्हाट मीन बाय ऑब्जेक्ट्स? Objects are the basic unit of OOP. They are instances of the class which have data members and uses various member function to perform tasking. तो बेसिकली वो क्या कह रहा है आपके पास, वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बेसिक यूनिट्स होते हैं आपके पास किसी भी क्लास के, और इनको बेसिकली हम इंस्टेंस बोलते हैं। और इन इंस्टेंस को जो क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। लेट्स से अब आपके पास इसमें मेन क्या है, एक फंक्शन है, उसकी आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें नेम है। तो नेम आपके पास इस मेन फंक्शन की प्रॉपर्टी बन गई जिसको वो यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आपके पास इस प्रोग्राम में, वो एक यूज़र से उसका नाम इंटर करवा रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास साइंटिक्स है कि हम किस तरह से विजुअल स्टूडियो 2010 से लेकर 2014 के किसी भी वर्जन के अंदर अगर हमने प्रोग्राम राइटअप करना तो ये उसका लैंग्वेज का साइंटिक्स है, उसको किस तरह से राइटअप करना। और ये सारी चीज़ें जो आपके पास इसके साइंटिक्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप लैब परफॉर्म करेंगे
और इस तरह से इन सारे प्रोग्राम्स को जो कि स्लाइड्स के अंदर है इसको राइट अप करेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड करते रहेंगे साथ साथ। देन अब आपके पास आते हैं क्लास। वो कह रहे हैं कि क्लास कैन आल्सो बी डिफाइंड एज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बट इट आल्सो कंटेन फंक्शन इन इट। सो क्लास इज basically a blueprint or object. It declare and define what data variables the object will have and what operation can be performed on the class object. तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्लास एक कंटेनर होती है और उस कंटेनर के अंदर आपके पास क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक मेंबर ऑब्जेक्ट और एक आपके पास मेंबर फंक्शन। मेंबर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि उस क्लास की प्रॉपर्टीज़, और मेंबर फंक्शन का मतलब क्या है कि उन क्लास की प्रॉपर्टीज़ का यूजेस। लेट्स से इसके एग्जांपल हम क्या लेते हैं, मेरे पास क्लास है ह्यूमन। अब ह्यूमन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फीट है और उसके आर्म्स या उसके हैंड है। अब ये प्रॉपर्टीज़ होगी। अब इसकी यूजेबिलिटी क्या है, वॉक आपके पास फीट की यूजेबिलिटी है, हैंड आपके पास ड्राइविंग है, लेट्स हम कार ड्राइव कर रहे हैं या किसी और दूसरी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, तो आपके पास ये सारी चीज़ें उसकी अब यूजेबिलिटी हैं क्या, ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स की। तो क्लास एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज़ और उनकी यूजेबिलिटी हम एक ही जगह पे डिफाइन करते हैं। लेट्स से इसके एग्जांपल हम देखते हैं। अब आपके पास जो बॉक्स है, अब इस बॉक्स के अंदर आपके पास उसने कहा है कि इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब इन सब चीज़ों को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स के एरिया के लिए, कि हम इसको अगर हमने बॉक्स का एरिया फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मेंबर ऑब्जेक्ट क्या होगी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और उसके मेंबर फंक्शन क्या होंगे, एरिया। तो यूजेबिलिटी आपके पास यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है आपके पास, एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर ऑफ द एप्लीकेशन एंड हाइडिंग द डिटेल्स। In C++, classes can provide methods to the outside world to access and use the data variables. Keeping the variable hidden from direct access, this can be done using access specified. Let's say, अब इस पूरे का कंक्लूजन क्या है, वो आपको ये कह रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट है आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर जिसकी बेसिस पे हम अपनी क्लास के कुछ फीचर्स को हाइड कर सकते हैं और कुछ फीचर होते हैं उनको हम पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हैं दूसरी क्लासेस के लिए। इसके एग्जांपल क्या है, लेट्स से मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक है स्टूडेंट और एक है मेरे पास टीचर की। अब स्टूडेंट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि टीचर को विजिबल नहीं होंगी और टीचर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो कि स्टूडेंट को विजिबल नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, टीचर का आपके पास जो उसका सेल फोन नंबर है या लेट्स से उसका जो एड्रेस है वो विजिबल नहीं होगा स्टूडेंट को, तो क्या होगा आपके पास, इसके लिए जो एक्सेस स्पेसिफायर होगा वो प्राइवेट होगा। अब टीचर की क्या चीज़ें विजिबल होंगी स्टूडेंट को, टीचर का नाम, उसका डिपार्टमेंट और वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और किन क्लासों को वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो ये विजिबल। तो अगर जब जो चीज़ें विजिबल होंगी वो सारी चीज़ें आप बेसिकली पब्लिक उनके लिए एक्सेस स्पेसिफाइड डिक्लेयर करोगे, और वो सारी चीज़ें जो कि आपके पास आपने हाइड करनी है, यानी कि कोई दूसरी क्लास को उसको एक्सेस ना कर सके, तो उसको आप प्राइवेट करोगे। और थर्ड आपके पास इसके अंदर जो होता है एक्सेस स्पेसिफायर, वो होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली आपके पास इनहेरिटेंस में यूज़ होता है, और इनहेरिटेंस हम अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे ब्रीफली वो होता क्या है, तो इसको मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो लेट्स से, तो एक्सेस स्पेसिफायर आपके पास पब्लिक मीन्स
everyone is allowed to access. Private जो कि आपके पास by default होता है means that only members of the same class are allowed to access. And protected means that members of subclass are also allowed के। तो इस protected को आप लोग थोड़ा होल्ड ऑन करें, हम इसको अपकमिंग लेक्चर में जब आपका इनहेरिटेंस का लेक्चर स्टार्ट होगा तो हम इसको वहाँ पे ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो लेट्स से आपके पास एक एग्जांपल है एडर की। वो क्या कर रहा है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक उसका एक्सेस स्पेसिफायर। अब जब पब्लिक का उसने कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये वाला एडर जो है ये भी उसको आउट ऑफ दिस क्लास वो एक्सेस हो सकता है, ये वाला फंक्शन भी एक्सेस होगा। इसी तरह ये वाला आपके पास जो इंटरफेयर आउटसाइड द वर्ल्ड ये भी एक्सेस होगा। अब लेट्स से यहाँ तक आपके पास जो गेट टोटल तक है ये सारे उसने पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं इसको, सारे जो दूसरी क्लासेज हैं वो। अब उसने कहा है प्राइवेट, इसका मतलब क्या है कि टोटल जो आपके पास इसका वेरिएबल है वो इस क्लास के स्कोप से बाहर एक्सेस नहीं होगा, तो वो इसको इनडायरेक्टली इन सब मेंबर फंक्शन के थ्रू या स्पेशल मेंबर फंक्शन यानी कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट क्या करेगा, उसको इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं करने देगा। और क्लास का आपके पास एक और साइन क्या है कि क्लास हमेशा स्टार्ट होती है कर्ली ब्रेसिस से और एंड होती है कर्ली ब्रेसिस विद सेमीकोलन। अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहोगे तो ये बेसिकली इसका एरर जनरेट कर देगा। तो पब्लिक मीन्स कि आउटसाइड द क्लास कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट मीन कि क्लास के अंदर ही मेंबर फंक्शन जो होंगे उस क्लास के वो उसको एक्सेस करेंगे। और प्रोटेक्टेड मीन्स कि जो इनहेरिटेंस जो उसका मोस्ट नियरेस्ट चाइल्ड यानी कि जो उसका फर्स्ट चाइल्ड होगा जो पेरेंट का वो उसको एक्सेस कर सके। देन अब एग्जांपल्स ऑफ ऊप एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में आपके पास ऊप यूज़ हो रही है, रियल टाइम सिस्टम डिज़ाइन में आपके पास यूज़ हो रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस में आपके पास यूज़ हो रही है, जैसे कि आपके पास MySQL है, आपके पास SQL है, उनमें यूज़ हो रहा है। डिसीजन सपोर्ट एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम यानी कि आपके पास जैसे डिसीजन सपोर्ट हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है ये वहाँ पे अप्लाई हो रहा है आपके पास। AI एंड एक्सपर्ट सिस्टम, देन न्यूरल नेटवर्किंग एंड पैरेलल प्रोग्राम। तो ये बेसिकली कुछ ऊप की एप्लीकेशंस हैं जहाँ जहाँ ये अब करेंटली यूज़ हो रहा है। देन नाउ आई एम समराइजिंग आवर टुडे लेक्चर। तो फर्स्ट हमने देखा कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या है। इट कंटेन्स अ सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट, फंक्शंस एंड कमांड्स टू कंप्लीट अ कंप्यूटेशनल टास्क और प्रोग्राम के। देन हमने देखा लिमिटेशन ऑफ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, तो उसमें बिगेस्ट जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, आपके पास टेंडेंसी ऑफ लार्ज प्रोग्राम की थी, जिसमें अगर लेट्स में अगर प्रोग्राम लार्जर होता जाएगा तो जो न्यू अपकमिंग होगा उसके लिए उसको समझने की डिफ़िकल्टी होगी। देन हमने देखा व्हाट मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड देन वी सी ऊप्स कंसेप्ट डेफिनेशंस, जिसमें हमने 7 कंसेप्ट देखे हैं और हमने 2 को एक्सप्लोर किया। इन आवर अपकमिंग लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम last we got. Allah Hafiz. Thank you for watch. Islam class. Welcome to our second lecture, week 1. In this lecture, first of all, today topics we see first recap, basic concept of OOP. Remaining we left in our first lecture. First encapsulation, polymorphism, abstraction and inheritance scheme. Then we see the advantage and disadvantage of OOP. At the end I will conclude the summary of our today lecture.
In previous lecture, we have studied what is procedural language. It contains a systematic order of statements, functions, and comments to complete a computational task or program. तो बेसिकली प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या होती है आपके पास, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने एक एग्जाम्पल देखी थी जो कि बेसिकली एक नाम को वेरीफाई कर रहा था। तो हमने देखा था स्टार्ट में सबसे पहले क्या होता है, आपके पास डाटा रीड होता है, फिर डाटा पास होता है, फिर उसके बाद वो जाके कंडीशन में मैचअप करता है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास टॉप टू बॉटम आपके पास सारी स्टेटमेंट जो होती हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। डिपेंडेंट मीन्स कि मैं थर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता बिफोर एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट 2 और 1। देन we see the limitation of procedural language. The first limitation is not as efficient as hand-crafted source code written in a low-level language. The biggest problem, the tendency for large procedure-based programs to turn into ventral code. तो बेसिकली इसकी आपके पास लिमिटेशंस क्या थी कि जैसे जैसे हमारा कोड इंक्रीज होता है वैसे वैसे लो लेवल लैंग्वेज में उसकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। और वेंट्रल कोड का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर हम ऐसा कोड जिसके अंदर मेरे पास 10 to 15 फंक्शंस हैं और एक हम अपकमिंग न्यू प्रोग्रामर को उसको दे दें कि वो इसमें कोई नया आपके पास फीचर ऐड अप कर ले, तो ये बेसिकली उसके लिए एक कम्प्लेक्स कोड है जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसको 1 to 2 days चाहिए। तो ये आपके पास बिगेस्ट प्रॉब्लम था। देन हमने देखा था बेसिकली कि इन सब चीज़ों का सलूशन आपके पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके पास क्या है, इज़ अ प्रोग्रामिंग स्टाइल दैट इज़ एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट्स एंड वेरियस अदर कंसेप्ट रिवॉल्विंग अराउंड दीज फीचर्स लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। तो बेसिकली आपके पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें आपके पास मल्टीपल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे कि क्लास है, ऑब्जेक्ट्स है, इसके अलावा आपके पास इनहेरिटेंस है, आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म है, आपके पास एब्स्ट्रैक्शन है और इनकैप्सुलेशन है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आपके पास क्लास क्या होती है और आपके पास एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। तो इसके अलावा जो उसकी मेन कंसेप्ट हैं आपके पास ओप के वो 4 हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। Our upcoming title is encapsulation. It can also be said data binding. Encapsulation is all about binding the data variables and function together in class. तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है आपके पास कि ये बेसिकली डाटा बाइंडिंग प्रोवाइड करती है। डाटा बाइंडिंग जो प्रोवाइड करती है वो 2 चीज़ों का करता है, क्या, मेंबर आपके पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो, और आपके पास मेंबर फंक्शन। मेंबर ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शन को आपस में कैसे बाइंड करना है आपके पास इनकैप्सुलेशन के थ्रू हम करते हैं। यानी कि मेरे पास ह्यूमन की एक क्लास है जिसके अंदर आपके पास आइज और फीट हैं, ये उसके मेरे पास मेंबर ऑब्जेक्ट हैं, ये आपके पास डाटा है। अब इसको हमने बाइंड करने मेंबर फंक्शन यानी कि वॉक के साथ मैंने बाइंड करने फीट को, तो इनकी बाइंडिंग जो होती है वो आपके पास इनकैप्सुलेशन के थ्रू होती है। अब इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है कि लेट्स से मेरे पास वही सेम जो लास्ट टाइम हमने देखा है, मेरे पास एक एडर का क्लास है। उस एडर की क्लास के अंदर आपके पास कितने मेंबर ऑब्जेक्ट हैं, 1। उसके आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, प्राइवेट। बाकी जो आपके पास हैं कंस्ट्रक्टर, आपके पास जो ऐड नेम है, आपके पास गेट टोटल है, मींस ऐड नंबर जो आपके पास है, और गेट टोटल है, ये सारे आपके पास क्या है, पब्लिक। पब्लिक क्यों है, क्योंकि हमने इनके टॉप पे जो इसका एक्सेस स्पेसिफाई वो हमने पब्लिक रखा हुआ है। तो अब टोटल को मेंबर
आपके पास जो फंक्शन है इनके साथ कैसे बाइंड करना है, ये इनकैप्सुलेशन होती है आपके पास, ठीक है। देन polymorphism. What is polymorphism? It is a feature which let us create function with same name but different arguments which will perform different action. That means function with same name but functioning in different way, or it also allow us to redefine our function to provide it with a completely new definition. You will learn how to do this in detail soon in upcoming lesson. तो बेसिकली आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म का वो क्या कह रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि सेम नाम के फंक्शन को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स, विद डिफरेंट डेटा टाइप्स के। लेट्स से इसके एग्जांपल आपके पास क्या है, मेरे पास ह्यूमन की क्लास है, ह्यूमन की क्लास के अंदर मैंने फीड का फंक्शन बनाया, या लेट्स से मैंने एज का फंक्शन बनाया है। अब एज का जो फंक्शन मेरे पास है उसके अंदर मेरे पास एक पर्सन की मैं एज को रिटर्न करवा रहा हूँ, तो मेरे पास जो उसके अंदर पैरामीटर आपके पास जो पास होगा वो किस टाइप का होगा, नॉन एरे टाइप का आपके पास होगा। लेट्स से इसी चीज़ को मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अब एट अ टाइम उस फंक्शन को यूज़ करते हुए 5 जो आपके पास पर्सन है मैं उनकी एज को रिटर्न करवा रहा हूँ। तो आपके पास नाम भी सेम है, पैरामीटर भी सेम है, लेकिन अब उसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है उसकी डेटा टाइप आपके पास चेंज हो गई है। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास यही चीज़ शो करता है कि हम एक नाम के फंक्शन को रीयूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके पास लो लेवल लैंग्वेज में नहीं था। हम क्या कर सकते हैं कि लेकिन रीयूज़ करने का भी आपके पास रूल क्या है कि उसका नाम सेम होगा, रिटर्न टाइप चेंज हो सकती है, नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो सकते हैं, या लेट्स से रिटर्न टाइप भी सेम है, नाम भी सेम है और पैरामीटर भी सेम है, लेकिन पैरामीटर की जो टाइप है वो फिर चेंज हो। लेट्स से मेरे पास एक पैरामीटर है तो उस पैरामीटर की टाइप भी इंट है, लेकिन नेचर अब उसकी क्या होगी, एरे और नॉट एरे, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को अगर हम फर्दर देखें तो लेट्स से इस एग्जांपल में वो क्या शो करे आपके पास कि आपके पास एक क्लास है शेप की, उस शेप की क्लास के अंदर कितने आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, 2, विड्थ और लेंथ। किस टाइप के हैं, प्रोटेक्टेड क्या था हमने कि उसके जो मोस्ट नियरेस्ट जो उसके चाइल्ड होंगे वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपके पास ये कौन सा शेप है, ये आपके पास उसका स्पेशल फंक्शन है। उसके बाद आपके पास जो इंट एरिया, ये बेसिकली आपके पास क्या है, उसका मेंबर फंक्शन है। और इनकी आपके पास एक्सेस स्पेसिफाई किया है पब्लिक। देन वो एक और क्लास बना रहे हैं रेक्टेंगल से, और वो रेक्टेंगल क्लास क्या कर रही है, शेप की क्लास को अपने अंदर इनहेरिट कर रही है। जब भी हमने इनहेरिटेंट का कंसेप्ट क्या होता है आपके पास कि एक पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। पेरेंट क्लास मीन कि पेरेंट की वो प्रॉपर्टी जो कि चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी यूज़ हो सकती हों, तो हम उसको यूज़ पेरेंट के अंदर वो शो करके दोबारा चाइल्ड में दोबारा उसको रीराइट करने की ज़रूरत नहीं, हम उसको एक्सटेंड कर देंगे पेरेंट के साथ, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स की सारी वो प्रॉपर्टी जो कि पब्लिकल हैं, जो कि पब्लिक उसने डिनोट की हैं, वो चाइल्ड को मिल जाएंगी या प्रोटेक्टेड होंगे आपके पास। तो हम क्लास रेक्टेंगल में क्या कर रहे हैं, पेरेंट की क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, उसके बाद हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं रेक्टेंगल का, और उसके अंदर हम किस चीज़ को कॉल कर रहे हैं, शेप के कंस्ट्रक्टर को, यानी कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को दोबारा कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम a, b पास आउट कर रहे हैं।
उसके अलावा हम दोबारा क्या कर रहे हैं, इंट एरिया, यानी कि आपके पास सेम है जो कि पेरेंट में सेम नेम के साथ यूज़ हो रहा है, सेम पैरामीटर्स हैं। अब आपके पास पेरेंट में क्या हो रहा था, वो सिर्फ रिटर्न कर रहा था पेरेंट क्लास एरिया। हम यहाँ पे इसको कैसे अब चेंज कर रहे हैं, और वो रिटर्न क्या कर रहा था, ज़ीरो, सिर्फ सी आउट ये कर रहा था। चाइल्ड की क्लास में वो क्या कर रहा है, आपके पास सी आउट कर रहा है रेक्टेंगल क्लास एरिया। पहले वो ये चीज़ नोट करवा रहा है कि बेसिकली अपनी रेक्टेंगल की क्लास में है, और रिटर्न उसकी कर रहा है विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके उसका एरिया। सेम भी चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। क्लास ट्राइंगल की है जो कि चाइल्ड है शेप का, पब्लिक कर रहे हैं वो अपने कंस्ट्रक्टर को, और वहाँ पे कॉल कर रहे हैं पेरेंट की शेप को। देन दोबारा वो क्या कर रहे हैं, पेरेंट के एरिया को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे वो अपना मैसेज डिनोट कर रहा है ट्राइंगल क्लास एरिया, और जो रिटर्न कर रहा है वो उसका एरिया। तो इसका इस पूरे कोड का कंक्लूड अगर हम करें तो क्या हो रहा है, तो इसमें बेसिकली आपके पास शेप एक पेरेंट क्लास है जिसका शेप के और एरिया के फंक्शन को दोनों क्लासेस बार बार यूज कर रही हैं, लेकिन विद डिफरेंट स्टेटमेंट्स। आपके पास रेक्टेंगल में वो रेक्टेंगल के हिसाब से अपना एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्राइंगल में वो अपने ट्राइंगल के हिसाब से एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, और मैसेज चेंज हो रहे हैं। तो हमने क्या कहा था कि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि फंक्शन का नाम सेम होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो सकते हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप चेंज हो सकती है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। अगर लेट्स से यहाँ पे मैं सी आउट पेरेंट करूँ, यहाँ पे सी आउट पेरेंट करूँ, तो वो आपको कन्फ्लिक्ट कर देगा। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग आपके पास क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ फीचर ऑफ OOP to handle unresolved exception or error produced at runtime. Exception provide a way to transfer control from one part of a program to another. C++ exception handling is built up three keywords: try, catch and throw. तो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो एट अ रन टाइम पर जो एरर जनरेट होते हैं, रन टाइम पर एरर कौन कौन से जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अपने लास्ट सेमेस्टर सी में देखा होगा कि जब तक मैं वेरिएबल कोई डिक्लेयर नहीं करता, क्या मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक इन टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू शो करवानी है, मीन्स या लेट्स से कोई वैल्यू शो करवानी है थ्रू यूज़र इनपुट के। अगर मैं लिख दूँ स्कैन एफ, आप लिख दो %, डी, कोमा, फिर एंड करके आप ए लिख दो। अगर हमने ऊपर इंट ए डिक्लेयर नहीं किया होगा, क्या वो उस चीज़ को हैंडल कर सकता है, तो आपके पास यहाँ पे क्या एरर आएगा कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड। इसी तरह एक और आपके पास एरर क्या हो सकता है कि मेरे पास एरे है, टोटल मैंने एरे बनाई है 5 साइज की, और मैं एक्सेस कर रहा हूँ उसके 7 इंडेक्स को, तो ये बेसिकली आपके पास एरर है। तो यानी कि वो एरर जो कि हमारे पास लॉजिकल होते हैं, साइंटिफिक एरर नहीं, वो सारे एरर जो कि मैं लॉजिकल प्रोड्यूस कर सकता हूँ, वो भी रन टाइम के ऊपर, उनको हैंडल करने के लिए आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट आता है, और वो हम थ्रू 3 कीवर्ड्स कर सकते हैं: ट्राई, कैच और थ्रो। अब थ्रो क्या होता है आपके पास, a program throws an exception when a program show up. This is done using a throw exception के. A catch, a program catches an exception with an exception handler at the place in a program where you want to handle the problem. The catch keyword indicates the catching of an exception. Try. A try block identifies a block of code for which particular
exception will be activated it followed by one or more catch blocks. थ्रो वो क्या कह रहे हैं आपके पास, थ्रो आपके पास एक एक्सेप्शन हैंडल करने का ये तरीका है कि हम अपने फंक्शन के साथ उसको एक्सटेंड कर दें थ्रो से क्या होगा, वो सारी एक्सेप्शन जो कि राइज हो सकती हैं, प्री डिफाइंड यूज़र राइज की वजह से राइज होती थी, वो उसको थ्रो कर देगा लेकिन हैंडल नहीं करेगा। ठीक है, इसमें वो सिर्फ शो अप करेगा प्रॉब्लम को, उसको हैंडल नहीं करेगा। अगर मैं कैच और ट्राई को यूज़ करूं तो ट्राई में आपके पास क्या होता है कि हम पहले स्टेटमेंट को इवेल्युएट करते हैं, अगर उसमें कोई लॉजिकल एरर नहीं है देन हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, अदरवाइज हम उसको कैच में जाके एरर शो करवा देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा आपके पास कि आपका जो प्रोग्राम है वो सडनली क्रैश नहीं होगा या अब नॉर्मली एंड नहीं होगा। ठीक है, तो ट्राई और कैच का जो मेन रीज़न है कि जो आपके पास प्रोग्राम है उसकी अननॉर्मल जो उसकी टर्मिनेशन है उसको ना करे, उसको नॉर्मली टर्मिनेट करे विद शोइंग प्रॉपरली आपको मैसेज कि ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये प्रोग्राम क्लोज हो रहा है आपके पास। ठीक है, लेट्स इसके एग्जांपल देखते हैं। हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर मैं कहूँ 1 डिवाइडेड बाई 0 तो उसका आंसर क्या आता है आपके पास, इन्फिनिटी। एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी। तो ये आपके पास क्या है, अगर मैं इसको इस तरह से इवेलुएट करूँ विदाउट हैंडलिंग तो क्या आपके पास ये नॉर्मली प्रोग्राम आपका टर्मिनेट होगा, ये सडनली क्रैश हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम अब हैंडल करेंगे। लेट्स से वो क्या कह रहे हैं कि एक ट्राई के अंदर हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं, लेकिन हर एक कंडीशन के लिए मेरे पर डिफरेंट कैचेस होंगे। यानी कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास जो डिवाइडेड बाई 0 अगर हो रहा है एक चीज़, वो मैं चेक कर रहा हूँ। एक ये मैं एक्सेप्शन चेक कर रहा हूँ कि यूज़र का जो इंडेक्स है वो मेरे पास आउट ऑफ बाउंड यानी कि 4 का मेरे पास साइज है तो वो 6 को एक्सेस ना करे, 7 को वो एक्सेस ना करें। 2 एक्सेप्शन हो गए, ये दोनों एक्सेप्शन आपके पास ट्राई में आएंगे, लेकिन आउट ऑफ बाउंड के लिए अलग कैच होगा, आपके पास डिवाइड बाई 0 के अलग कैच होगा। तो बेसिकली हम एक ट्राई के अंदर मल्टीपल जो आपके पास एक्सेप्शन लॉजिकल या आपके पास लॉजिकल जो एरर अराइज हो सकते हैं हम उसको ट्राई कर सकते हैं, और हर एक आपके पास जो लॉजिकल एरर जो हो सकता है उसके लिए हम एक स्पेसिफिक कैच आइडेंटिफाई करेंगे। तो 1 ट्राई मल्टीपल कैचेस, ये नहीं होगा कि आपने हर एक जो आपके पास एरर जनरेट हो रहा है उसके लिए आप अलग ट्राई करें फिर कैच करें, अलग ट्राई करें फिर कैच करें। तो एक ट्राई के अंदर हम मल्टीपल जो आपके पास लॉजिकल एरर्स हैं हम उनको देख सकते हैं। नाउ कम टू व्हाट इज इनहेरिटेंस। Inheritance is the capability of one class to acquire properties and characteristics from another class। तो बेसिकली आपके पास वो क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेंस क्या है कि एक क्लास जब दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर मर्ज करती है तो वो बेसिकली आपके पास इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को राइज करती है। तो इसमें बेसिकली आपके पास 2 किस्म की क्लासेस होती हैं, पेरेंट वर्सेस base class या child class। The class whose properties are inherited by other class is called parent or base or super class, and the class which inherits properties of other class is called child, derived or subclass। तो बेसिकली आपके पास वो सारी क्लास हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टीज़ जो कि पब्लिकली हैं वो प्रोवाइड करता है किसी दूसरी क्लास को, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट, बेस या सुपर क्लास।
और वो सारी आपके पास क्लासेस जो कि किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर इनहेरिट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड ड्राइव्ड या सब क्लास। तो बेसिकली आपके पास इनहेरिटेंस के अंदर क्या आता है, पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट होता है कि एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा। चाइल्ड क्या होगा, जो कि पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा। पेरेंट क्या होगा, जो कि अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड के अंदर प्रोवाइड करेगा, जो कि पब्लिकल है। इनसे फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वो कोड जो कि पेरेंट में ऑलरेडी राइट अप हुआ है, अगर चाइल्ड को वो कोड दोबारा यूज़ करना है तो पेरेंट में हमें राइट किए हुए कोड को चाइल्ड में कॉल कर सकते हैं, रादर देन मैं कि पेरेंट का सेम कॉपी मैं चाइल्ड के अंदर दोबारा राइट अप करूँ। तो इससे क्या होगा, आपका कोड रिड्यूस होगा, आपका कोड रीयूज होगा। जब आपके कोड के अंदर रीयूजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा कि आपके कोड की कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी। जब आपके कोड की कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी तो आपका प्रोग्राम फ्रेंडली होगा। तो इसमें जो आपके पास एक एरर हमने लास्ट टाइम देखा था, जो आपके पास प्रोसीड्यूर लैंग्वेज में राइज हो रहा था, वेंट्रल जो कोड था या आपके पास टेंडेंसी ऑफ लार्ज प्रोग्राम की वजह से जो कम्प्लेक्सिटी थी वो आपके पास रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम एक कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, नो, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। वो कह रहे हैं कि एनिमल एक मेरे पास क्लास है, उसका एक चाइल्ड है डॉग। क्लास डॉग इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स सुपर क्लास एनिमल्स के। तो आपके पास जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें कितनी कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, 4 legs, eyes, ears, तो ये सारी प्रॉपर्टी सेम है। क्या चीज़ डिफर होगी, टाइप। आपके पास किस मीन्स के वो एक कैट है, डॉग है, तो वो अपनी टाइप्स के हिसाब से, नेचर के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाकी जो बेसिक जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो सबका सेम होगा। तो वो सारी चीज़ें जो कि सबके अंदर कॉमन है वो हम पेरेंट क्लास के अंदर शो कर देंगे, जैसे कि लेग्स, आपके पास फेस, आपके पास आईज, आपके पास ईयर्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास पेरेंट में होंगी। और क्या चीज़ें डिफर होंगी, नेम, एनिमल टाइप, ये सारी चीज़ें आपके पास डिफर होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम उसी क्लास में जाके स्पेसिफाई करेंगे। नाउ कम टू, अब एट नाइट हम देखते हैं कि जो आपके पास प्रोसीड्यूर लैंग्वेज है और जो ऊप है, इन दोनों में मेजर फ़र्क क्या है। अगर हम प्रोसीड्यूर लैंग्वेज की बात करें तो ये फॉलो करती है टॉप टू बॉटम अप्रोच को, और अगर हम ऊप की बात करें तो ये फॉलो करती है आपके पास बॉटम टू अप अप्रोच को। एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो जो आपके पास प्रोसीड्यूर लैंग्वेज होती है, इसमें आपके पास कोई भी प्राइवेसी का कंसर्न नहीं होता। यानी कि अगर इसमें मैंने कोई एक फंक्शन बनाया है तो जितने भी मैंने फंक्शंस बनाए हैं वो सारे फंक्शन मेन में कॉल होंगे और वो एक दूसरे को भी कॉल अप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ऊप की बात करें, ऊप हैज़ एक्सेस स्पेसिफायर नेम्ड पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो आपके पास जो ऊप है, ऊप में आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं कितने, 3 किस्म के। एक होता है पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या होता है कि हर एक किसी को विजिबल होगा। प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन है उनको विजिबल होंगे, आपका मेंबर ऑब्जेक्ट्स। और प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि जो उसके चाइल्ड हैं, पेरेंट, यानी कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है और इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के अंदर जो चाइल्ड होगा वो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकेगा। डाटा मूविंग इन PL, data can move freely from function to function in the system. In OOP, object can move and communicate with each other through member functions के। तो बेसिकली आपके पास इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स OOP के अंदर आपके पास जो कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू मेंबर फंक्शंस होती है और वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होती है।
लेकिन ज़्यादा फील्ड रिमूव कहाँ पे होते हैं? पीएल में। यहाँ पे एक्सपेंशन टू ऐड न्यू डाटा एंड फंक्शन इन पीएल is not so easy. OOP provide an easy way to add new data and functions here. Data hiding. PL does not have any proper way for hiding data, so it is less secure. OOP provides data hiding, so provide more security. ठीक है, तो ये बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस था. Not come to positive point and negative point of positive point इसके क्या है, या लेट्स से आपके पास एडवांटेज क्या है. The program written with OOP are really easy to understand since everything is treated as object, so we can model our real world concept using OOP. तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि क्योंकि आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं OOP के अंदर वो ट्रीट होते हैं एज अ मेंबर ऑब्जेक्ट्स, तो हम रियल वर्ल्ड की कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको इजीली मॉडल कर सकते हैं. जैसे कि आपके पास एनिमल्स की है, आपके पास ह्यूमन की है, ठीक है. तो इस तरह की हम कोई भी आपके पास जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है हम उसको इसमें मैप कर सकते हैं. OOP approach offers the reusability of classes. We can reuse the classes that are already created without writing them again and again. इसमें आपके पास जो रीयूजेबिलिटी का जो फैक्टर होता है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस. जैसे कि लास्ट टाइम हमने रीयूजेबिलिटी की एग्जांपल क्या थी, आपके पास शेप की एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास पेरेंट क्या था, शेप, और उसकी आपकी पूरी यूजेबिलिटी बार बार कहाँ पे हो रही थी, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में. और रेक्टेंगल और ट्राइंगल क्या कर रहे थे, शेप के कंस्ट्रक्टर को और एरिया के फंक्शन को अपने अंदर कॉल कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर स्टेटमेंट थी जो आपके पास रिटर्न थी वो चेंज हो रही थी. अब नेगेटिव पॉइंट या डिसएडवांटेज ऑफ OOP. The size of program developed with OOP is larger than the procedure approach. कैसे? आपके पास OOP के अंदर आपके पास एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर आपके पास क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक मेंबर ऑब्जेक्ट होता है और एक आपके पास मेंबर फंक्शन होता है. तो जब आपके पास एक ही जगह पे मैं मेंबर ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर रहा हूँ और उनकी फंक्शनैलिटी भी डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोड ज़्यादा आपके पास इंक्रीज होता जाएगा. लेकिन प्रोसीड्यूर में क्या होता है, आपके पास ये फंक्शंस होते हैं, उनके मेंबर ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो स्मॉलर होते हैं. सिंस लार्जर इन साइज दैट मीन्स मोर इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड विच रिजल्ट इन द स्लोअर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा तो आपकी जो प्रोग्राम की प्रोसेसिंग है वो आपके पास स्लो होती जाएगी. Let's conclude our today lecture. First of all, we study encapsulation. It can be set data binding, then polymorphism, overloading versus overriding, exception handling, inheritance, advantage and disadvantage of OOP. Exception handling में basically हमने तीन चीज़ों को देखा था, try, catch, थ्रो. इन तीन चीज़ों में हमने ये कहा था कि थ्रो सिर्फ मैसेज या एरर को राइज करता है, उसको हैंडल नहीं करता. जो आपके पास ट्राई कैच है इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पास लॉजिकल एरर उसको हम पहले तो ट्राई करेंगे कि क्या इसके अंदर ये एरर है या नहीं. अगर नहीं होगा तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज उसको कैच करके उसके इमेज को ही हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे. ठीक है. Okay class, Allah Hafiz. We will meet in our upcoming lecture 3 week 2. Okay. Allah Hafiz.